हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण जो है वो एक करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये जुलाई 2023 का संस्करण है। ठीक है, इसको हम लोग फुल डिस्कस करेंगे पूरी अच्छी तरह से। हर एक टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना नहीं भूलें। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। तो पहला टॉपिक है कर्नाटक में चुनावोपरांत कांग्रेस की सत्ता में वापसी और सिद्धारमैया दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। यहां दिया गया है कांग्रेस की सत्ता में वापसी। क्यों? तो देखिए, कर्नाटक में एक इतिहास रहा। कहने का मतलब कि यहाँ 1985 से 1985 से ये परंपरा हो गई है कि हर 5 साल में यहाँ सरकार बदल दी जाती है। ठीक है, हर 5 साल में यहाँ सरकार बदल दी जाती है। तो वही देखा जाए तो 10 मई को कर्नाटक विधानसभा के लिए एक ही चरण में चुनाव हुए थे, जिसमें सरकार किसकी बनी? तो कांग्रेस की। पिछली बार किसकी थी? बीजेपी की। ठीक है, और देखा जाए तो 13 मई को संपन्न हुए चुनाव, मतगणना कराई गई 13 मई को, और सिद्धारमैया जो कि 75 वर्षीय हैं वो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने। सिद्धारमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले वो 2013 से लेकर 2018 तक, मई 2013 से 2018 के दौरान मुख्यमंत्री रहे थे। और कर्नाटक विधानसभा की कुल सीटें जो है वो है 224। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो कांग्रेस को 135 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, 13 मई को निर्वाचित मुख्यमंत्री बसवराज बोमैया जो कि बीजेपी से थे, ठीक है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और इस चुनाव में भाजपा के 14 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की भी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। ठीक है, देखिए, देखा जाए अगर हम लोग सीट का जो दलगत स्थिति देखें तो कांग्रेस ने कुल 135 सीटें प्राप्त की। पिछली बार 80 प्राप्त हुए थे और इस बार कांग्रेस को 55 सीटें अधिक प्राप्त हुई हैं पिछली बार की तुलना में। फिर भाजपा जो कि सत्ता से थी और इस बार सत्ता से हट गई। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस विजय रहा। पिछली बार 104 सीटें थी इसके पास और इस बार मात्र 66 है, यानी कि 38 सीटों का नुकसान हुआ है बीजेपी को। फिर जनता दल एस, जिसको 18 सीटों का नुकसान हुआ है और 19 सीट पे आ गई। पिछली बार 2018 में 37 सीटें थी इसके पास। फिर अन्य एक है, अन्य में देखा जाए तो एक सीट का एक्स्ट्रा आया है इसके पास, जो पिछली बार 3 था और इस बार 4 हो गया। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो वह श्री थावरचंद गहलोत। 20 मई को बेंगलुरु में श्री कांतिरावा स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई। और उप मुख्यमंत्री कौन बने कर्नाटक के? तो ये बने हैं शिव कुमार। शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। आगे देखें तो कांग्रेस ने जो 20 विपक्षी दलों को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था, ठीक है, शामिल होने के लिए 20 विपक्षी दलों को आमंत्रण दिया गया था। इसमें 19 दलों ने शीर्ष नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। 19 दलों के शीर्ष नेता जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। और उपस्थित जो शपथ ग्रहण हुआ था वो शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक हुई उसमें सभी 5 गारंटियों के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई, जिनका वायदा कांग्रेस ने चुनाव से पहले किया था। देखा जाए तो सभी घरों को 200 यूनिट का मुफ्त बिजली दिया जाएगा। हर परिवार को महिला मुख्य को 2000 रुपए प्रति माह मदद की जाएगी और गरीबी रेखा के नीचे प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10-10 किलोग्राम मुफ्त चावल दिया जाएगा। बेरोजगार स्नातक युवाओं को 3000 प्रति माह और डिप्लोमा धारक बेरोजगारों को 2 वर्ष तक 1500 रुपए प्रति माह की मदद होगी। ठीक है, जो कि ग्रेजुएट है उनको 3000 रुपए प्रति माह और जो डिप्लोमा धारक है उनको 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा 2 वर्ष तक। ठीक है, और 5वां संकल्प था सार्वजनिक परिवहन में बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा होगी। चलिए आगे देखें तो नेक्स्ट है
केंद्रीय मंत्री परिषद में फेरबदल, कानून मंत्री रहे रिजिजू, अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। ठीक है, पहले कानून मंत्री थे, अब वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनको दिया गया है। चलिए इसमें देखें तो 18 मई को केंद्रीय मंत्री परिषद में थोड़ा फेरबदल प्रधानमंत्री मोदी ने किया। किरण रिजिजू पहले जो विधि और न्याय मंत्री थे, उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्री बना दिया गया। विधि एवं न्याय मंत्री से पृथ्वी विज्ञान मंत्री किन्हें बनाया गया? किरण रिजिजू को। राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल को विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। साथ ही संसदीय कार्य राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री के उनके कार्यभार भी उनके पास ही रखे गए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि राजस्थान के जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, वो विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री बने स्वतंत्र प्रभार के रूप में, और उसके साथ साथ उनके पास जो पहले से था संसदीय कार्य राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय का राज्य मंत्री, वो भी उन्हीं के पास है, उनका कार्यभार भी उन्हीं के पास रखा गया है। फिर एसपी सिंह बघेल जो कि विधि एवं न्याय मंत्री में अभी तक राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, अभी तक राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत कौन थे? एसपी सिंह बघेल, विधि एवं न्याय मंत्री में। अब इनको क्या किया गया कि ये मंत्रालय को जो स्वतंत्र प्रभार में दे दिया गया, तो राज्य मंत्री के अधीन आने के कारण इस मंत्रालय में राज्य मंत्री जो एसपी सिंह बघेल थे, वो अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया इन्हें। ठीक है, एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और ये पहला अवसर है जब विधि एवं न्याय मंत्रालय का प्रभार किसी राज्य मंत्री को सौंपा गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बिग 21 दुर्घटनाग्रस्त। और दुर्घटना के जांच के बाद विमान की उड़ान जो है वो वायुसेना ने अभी तक रोक दी है। जब तक इसकी जांच पूरी नहीं होती है तब तक इसकी वायुसेना ने रोक लगा दी है इसकी उड़ानों पर। तो देखिए 8 मई को जो भारतीय वायुसेना का एक मिग 21 विमान था, प्रशिक्षण उड़ान के दौरान राजस्थान के हनुमानगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर के ऊपर जा गिरा, और इस घर पर गिरने की वजह से उस घर की 3 महिलाओं की मौत हो गई। गंगानगर जिले के सूरतगढ़ पे उड़ान भरा था और इसमें कुछ आपातकालीन गड़बड़ी आई। पायलट को दिखा इसका आपातकालीन गड़बड़ी, लेकिन पायलट से ठीक नहीं हुआ, और इस कारण इसमें विफल रहने के कारण पैराशूट के सहारे पायलट ने छलांग लगा दी। ठीक है, और भारतीय वायुसेना का जो मिग 21 लड़ाकू विमान है वो उड़ान पर फिलहाल तब तक रोक रहेगा जब तक कि उपयुक्त दुर्घटना के कारण का पता नहीं हो पाता। देखा जाए तो ये जो मिग 21 विमान है वो रूस के द्वारा निर्मित है। विमानों को 6 दशक से यानी कि 1960 के दशक से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। धीरे धीरे पुराने पड़ते जा रहे हैं, विमानों के रख रखाव अब मुश्किल होता जा रहा है। इन विमानों को वायुसेना ने चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया पहले ही चालू कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित। तो देखा जाए तो 8 मई को भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र यानी IAF हेरिटेज सेंटर का चंडीगढ़ में उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया। भारतीय वायुसेना के इतिहास व उससे जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के लिए एक वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। वायुसेना से जुड़ी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनको 3D के माध्यम से प्रदर्शन इसमें किया गया। पाकिस्तान व चीन के साथ हुए युद्ध में इस्तेमाल किए गए जो लड़ाकू विमान है उसके अतिरिक्त मिग 21, तेजस आदि विमानों का प्रदर्शन यहाँ किया गया है। 9 मई को आम जनता के लिए इस विरासत केंद्र को खोल दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी वागसीर के समुद्री परीक्षण प्रारंभ। तो देखिए तो 18 मई 2023 को स्कॉर्पियन श्रेणी की जो छठी और अंतिम पनडुब्बी है वागसीर का समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया गया। नवनिर्मित पनडुब्बी वागसीर का यह नामकरण हिंद महासागर में पाई जाने वाली जो खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है। ठीक है, वागसीर नाम का हिंद महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक शिकारी मछली है उसके नाम पर रखा गया है। देखा जाए तो वागसीर का निर्माणकर्ता कौन है, तो यह मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL और भारतीय नौसेना के जो प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माणाधीन
इस पनडुब्बी में हर तरह के नौसैनिक ऑपरेशन संभालने की क्षमता है। ठीक है, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे बनाया गया। देखिए, एक वर्ष के सभी परीक्षण के पश्चात अगले वर्ष यानी 2024 में इसे नौसेना को सौंपा जाएगा। देखा जाए तो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों में भारत में ही निर्माण के लिए फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी DSNL के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर अक्टूबर 2005 में संपन्न हुए थे। और इसमें देखा जाए तो पहला है INS कलावड़ी। इसका जलावतरण जो किया गया था वो अक्टूबर में किया गया था, अक्टूबर 2005 में। नौसेना को इसको कब सौंपा गया? तो ये 14 दिसंबर 2017 को INS कलावड़ी को नौसेना को सौंप दिया गया। सारे टेस्टिंग के बाद इसे सौंपा गया। फिर INS खंडेरी जो दूसरा है, इसका जलावतरण किया गया 12 जनवरी 2017 को। नौसेना को इसे कब सौंपा गया? तो ये सौंपा गया है 28 सितंबर 2019 को। फिर आता है INS करंज। जलावतरण हुआ इसका 31 जनवरी 2018 को और नौसेना को सौंपा गया है 10 मार्च 2021 को। चौथा है INS वेला। जलावतरण हुआ 6 मई 2019 को। नौसेना को सौंपा गया 25 नवंबर 2021 को। फिर पांचवा है INS वागीर। जलावतरण हुआ 12 नवंबर 2020 को। नौसेना को सौंपा गया 23 जनवरी 2023 को। छठा है INS वागसीर। जलावतरण हुआ 20 अप्रैल 2022 को। नौसेना को सौंपा गया 2024 को। ठीक है, सौंपा नहीं गया, ये संभावित है कि 2024 को सौंपा जाएगा। अभी जलावतरण कर दिया गया है 2022 में, 2024 में इसे संभावित है सौंपा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नौसेना के युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। ठीक है, नौसेना के युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। देखा जाए तो 14 मई 2023 को गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण अपने युद्धपोत INS मोरमुगांव से किया गया। INS मोरमुगांव से ब्रह्मोस मिसाइल का यह पहला ही परीक्षण था। ब्रह्मोस भारत व रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल 2.8 मैक अर्थात ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से लक्ष्य तक पहुंचती है। ठीक है, 2.8 मैक लगभग 3 गुना है। ठीक है, ध्वनि की गति से 3 गुना। इसे धरती, विमान, जलपोत, पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है। ठीक है, और देखा जाए तो ये जो मिसाइल है अब क्या करता है कि भारत सरकार इसे निर्यात भी करने लगा है। पहले बनाता था, अब इसे निर्यात भी करता है, दूसरे देशों को बेचता भी है। जैसे कि फिलीपींस के रक्षा विभाग ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ कितना, तो 37.4 37.4 करोड़ डॉलर का, ठीक है, अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। कब? तो जनवरी 2022 में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सैन्य महत्व के 928 उत्पादों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। तो देखा जाए तो 14 मई को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपकरण मतलब कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तथा आयात को न्यूनतम करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 928 पुर्जों, उपकरणों व उप प्रणालियों की लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दी है। इन 928 उत्पाद में लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट के आयातों को दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 के बीच चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, और इस सूची में सुखोई 30, जगुआर, हिंदुस्तान टर्मिनेटर 40, HTT 40 से कहते हैं, और युद्धपोतों के फायर फाइटर सिस्टम तथा गैस टर्बाइन जनरेटर्स पार्ट्स आदि भी शामिल है। और रक्षा मंत्रालय की 14 मई 2023 की विज्ञप्ति के अनुसार देखा जाए तो पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जो है वो दो सूची से 262 और दूसरी सूची से 11 और तीसरी ऐसी सूची से 37 उत्पादों सहित कुल 310 उत्पादों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय की रोक। बिहार में जो जाति आधारित सर्वेक्षण हो रहा था उस पर रोक लगा दिया गया है। किसके द्वारा? तो हाई कोर्ट के द्वारा। तो देखिए 4 मई को बिहार में
जनवरी 2023 से शुरू किया गया जो जाति आधारित सर्वेक्षण है, मतलब गणना कहा जाए, तो वो तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। किसके द्वारा? तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा। राज्य का प्रमुख न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ ने इस आशय का आदेश 4 मई को पारित किया। साथ ही सुनिश्चित करने का भी कहा कि इस सर्वेक्षण के तहत पहले से एकत्रित जानकारियों को किसी के साथ भी साझा नहीं किया जाएगा। मतलब जो सर्वे हो चुका है, जो डाटा कलेक्ट हो चुका है, उसको किसी भी पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है। अपने अंतरिम आदेश में न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य की अधिसूचना से यह पता चलता है कि राज्य सरकार इसका डाटा विधानसभा में अलग अलग नेताओं के साथ साझा करना चाहती है। मतलब अलग अलग नेताओं को देना चाहती है, उसके क्षेत्र के हिसाब से उसके जाति आधारित गणना का डेटा दी, जिससे काफी चिंता का विषय न्यायालय ने बताया। कहा कि यह निश्चित रूप से निजता के अधिकार पर बड़ा सवाल उठा रहा है। जाति के आधार पर जो सर्वेक्षण किया गया वो पहले प्रथम दृष्टि में देखा जाए तो सर्वेक्षण के आड़ में एक जनगणना है। ठीक है। पीठ ने इसको जनगणना ही माना है, जिसे संपन्न कराने का अधिकार केवल केंद्र के पास है। जो जनगणना होती है उसको सिर्फ केंद्र ही जनगणना कराती है, केंद्र सरकार। ठीक है। और राज्य सरकार इसको सर्वेक्षण का नाम दे रही है। ठीक है। और जाति आधारित जो सर्वेक्षण के विरुद्ध में कहा जाए तो यूथ फॉर इक्वलिटी और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पर यह रोक आरोपित की गई है और इसकी अगली सुनवाई जो है वो 3 जुलाई को निर्धारित की गई है। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण यानी गणना का पहला चरण 7 जनवरी 2023 को प्रारंभ हुआ था, 21 फरवरी तक चला। दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ हुआ और ये इसमें कहा जाए तो 5.19 लाख कर्मचारी को काम पर लगाया गया था। ठीक है। और इस सर्वेक्षण के तहत 17 तरह की जानकारी प्रत्येक परिवार से ली जा रही थी। साथ ही इसे 15 मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सीडैक। सीडैक में स्थापित एआई सुपर कंप्यूटर एरावत का विश्व की शीर्ष 500 कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान। तो देखा जाए तो 23 मई को जर्मनी में संपन्न जो 61वें अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में घोषित किया गया कि विश्व के जो 500 टॉप सुपर कंप्यूटर सूची है उसमें सीडैक के एरावत की 75वीं रैंक दी गई है। ठीक है। सीडैक के जो एरावत कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, उसको 75वां रैंक दिया गया है। 24 मई को भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया कि पुणे स्थित सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अपनी स्थापना के समय से ही हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग व कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अग्रणी रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नए भारत की आकांक्षाओं के प्रतिबिंब व स्वतंत्र भारत में निर्मित नए संसद भवन का लोकार्पण। ठीक है। भारत में एक नया संसद भवन बनाया गया है। ठीक है। उसका जो है अब उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया। तो देखिए तो 28 मई को भारत में निर्मित नए बेहद भव्य संसद भवन का लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा पाठ आदि के साथ किया और एक त्रिभुजाकार संसद भवन के पहले की तुलना में काफी ज्यादा सुविधाएं एवं हाईटेक व्यवस्थाएं इसमें रखी गई हैं। ठीक है। ये त्रिभुजाकार का है जिसमें काफी हाईटेक मतलब सुविधाएं रखी गई हैं, ज्यादा सुविधाएं हैं, हाईटेक सुविधाएं हैं। और इसमें लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटों की व्यवस्था है। ठीक है। लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटों की व्यवस्था की गई है। और तीसरा जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है उस संयुक्त सत्र में 1272 सीटों वाला एक बृहद हॉल बनाया गया है। ठीक है। और 28 मई को उद्घाटन के साथ ही लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के साथ सोने की परत वाले सेंगोल की स्थापना भी की गई है। पूजा अर्चना के साथ प्रधानमंत्री ने इसकी स्थापना की। देखा जाए तो सेंगोल क्या है? तो सेंगोल कहा जाए तो प्राचीन काल से ही राजदंड के रूप में माना जाने वाला सेंगोल केवल सत्ता का ही प्रतीक नहीं है बल्कि राजा के सामने सदा न्यायशील बने रहने तथा राज्य के प्रति समर्पित रहने का वचन का भी प्रतीक रहा है। ठीक है। आगे देखा जाए तो
तो सेंगोल का जो इतिहास है वो चोल साम्राज्य से है। ऐसा माना जाता है कि भारत की स्वतंत्रता का हस्तांतरण जो है वो सेंगोल के साथ ही हुआ था, और 14 अगस्त 1947 को भारत की घोषणा के पश्चात तत्कालीन जो वाइसरॉय है लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को आधी रात को सेंगोल सौंपा था। बाद में इसे इलाहाबाद में संग्रहालय में रख दिया गया था, और नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार जो किया गया था, देखा जाए तो कांग्रेस के नेतृत्व में 20 विपक्षी दलों ने किया था। कांग्रेस के साथ उनके 20 विपक्षी दल जो है वो भी उन्होंने इसका उद्घाटन का बहिष्कार किया था। उनका कहना था कि जो इसका उद्घाटन हो रहा है तो ये राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए, ठीक है, ना कि प्रधानमंत्री के हाथों, ठीक है। और इसके लिए याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई, इस जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। संसद भवन का जो उद्घाटन का कार्यक्रम है वो 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण था प्रातः 7:30 से 8:30 बजे तक, हवन पूजा के पश्चात 8:30 बजे लोकसभा में सेंगोल स्थापित, ये पहला चरण था, ठीक है। फिर दूसरा जो चरण था वो 12 बजे था। 12 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के संदेश पढ़े, ठीक है, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के संदेश पढ़े गए, और लोकसभा स्पीकर का संबोधन भी हुआ। इस अवसर पर 75 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का और डाक टिकट प्रधानमंत्री ने जारी किया, ठीक है। और देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने इस गौरवशाली अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह केवल भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और उनके सपनों का प्रतिबिंब है। यह विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। यह आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा और एक विकसित भारत का निर्माण होता दिखेगा। यह नया भवन प्राचीन और आधुनिक सह अस्तित्व का उदाहरण है, ठीक है। अब देखते हैं संसद भवन के बारे में। संसद भवन के बारे में कुछ पढ़ा जाए, मतलब कि उनके क्षेत्रफल के बारे में, उसके बनावट के बारे में, तो देखा जाए तो संसद भवन जो है वो लगभग 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और नए संसद भवन का जो निर्माण हुआ था वो सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया है, ठीक है। और इसकी जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, और इसका निर्माण जो है वो 15 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो गया था, ठीक है। मतलब 1 महीने 5 दिन बाद इसका निर्माण शुरू हो गया था। और इसका जो मुख्य आर्किटेक्ट है वो गुजरात के विमल पटेल है, ठीक है, गुजरात के यहाँ रहने वाले विमल पटेल। डिजाइन देखा जाए तो डिजाइन जो है वो आर्किटेक्चर कंपनी HCG डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने ही संसद भवन, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और संबंधित भवनों का डिजाइन तैयार किया है, ठीक है। और देखा जाए तो जो निर्माण करता है इसका निर्माण जो है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया, ठीक है। और प्रवेश द्वार के बारे में देखें तो इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ठीक है, 3 मुख्य द्वार है और 3 उप द्वार है। तीनों मुख्य द्वार जल, थल, नभ को समर्पित किया गया है, ठीक है। इन्हें क्रमशः ज्ञान द्वार, कर्म द्वार, शक्ति द्वार नाम दिया गया है। लोकसभा कक्ष का जो थीम है वो है राष्ट्रपक्षी मोर पर आधारित, और राज्यसभा कक्ष का थीम है राष्ट्र पुष्प कमल पर आधारित, ठीक है। लोकसभा का जो कक्ष है उसका थीम क्या है, तो राष्ट्र पक्षी मोर पर आधारित है, और राज्यसभा कक्ष का थीम है राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित, ठीक है। प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थापित है, और भवन के ऊपर शीर्ष पर एक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के 4 सिंह स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट है नेविगेशन प्रणाली। नेविगेशन प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 का सफल परीक्षण, ठीक है, सफल प्रक्षेपण किया गया। तो देखिए अमेरिका के GPS मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की तरह भारत ने अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विकसित किया, जिसके तहत स्वदेशी नेविगेशन सुविधा के लिए 7 उपग्रह IRNSS-1A से IRNSS-1G का प्रक्षेपण 2013 से 16 के दौरान किया गया था, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं GPS, अमेरिका का है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम,
रूट जानने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं जीपीएस का, उसी तरह से भारत ने अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट किया है। मतलब अपना भारत के अंदर ही, पूरा वर्ल्ड का नहीं बल्कि पूरे भारत का जो एक जीपीएस स्टार्ट किया है, ठीक है, उसको नाम दिया गया है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। इसके लिए क्या, तो इसके लिए 7 उपग्रहों का हेल्प किया जाएगा, जिसको IRNS 1A से लेकर 1G का प्रक्षेपण किया गया था 2013 से लेकर 2016 के दौरान। ठीक है, अब इसमें देखिए तो 28 अप्रैल 2016 को 7वां अंतिम उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था। इसके पश्चात इस प्रणाली का नाम भी IRNSS से बदल दिया गया और किया गया नेविक। नेविक बोले तो नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन नाम दिया गया था। 29 मई 2023 को स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में इसरो ने सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने शक्तिशाली भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk2F12 के जरिए, ठीक है, इसमें है कि ये 51.7 मीटर ऊंचा GSLV ने 2232 किलोग्राम वजन के NVS 01 को लेकर 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्षा यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया, जहां से इसे निर्धारित कक्षा में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली 20 मीटर तक की सटीक पोजीशनिंग बता सकती है। ठीक है, 20 मीटर की दूरी तक की सटीक पोजीशनिंग जानने के लिए ये आपको भारत का जो नेविगेशन प्रणाली है, ठीक है, और इसरो के प्रमुख कौन है, तो वो है भी एस सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला है संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में संपन्न। तो देखिए 4 से 5 मई 2023 को संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक जो है वो गोवा में संपन्न हुई। 28 अप्रैल 2023 को SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन का जो रक्षा मंत्रियों की जो नई दिल्ली में संपन्न बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वर्चुअल तरीके से अपनी भागीदारी दर्ज की और SCO के सभी 8 सदस्य देश देखें तो वो है रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और भारत। ये है 8 सदस्य देश। और विदेश मंत्री पर्यवेक्षक राष्ट्रों ईरान और बेलारूस के विदेश मंत्री भी भौतिक रूप से बैठक में शामिल हुए। ठीक है, 2 पर्यवेक्षक राष्ट्र थे, ईरान और बेलारूस, उनके विदेश मंत्री भी शामिल हुए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो बिलावल भुट्टो हैं, भारत की यात्रा की। 10 वर्ष के अंतराल में देखा जाए तो ये पहली बार था कि पाकिस्तान के किसी भी मंत्री ने भारत की पहली यात्रा की। ठीक है, आगे देखें तो चीनी विदेश मंत्री किंग गोंग जो है वो साथ में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की द्विपक्षीय वार्ता में संपन्न हुई। और देखा जाए तो ये SCO के सदस्य राष्ट्र के विदेश मंत्रियों की बैठक थी, जिसमें 15 महत्वपूर्ण विषयों पर सहमति बनी है और यह मुद्दा आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, रणनीति, वाणिज्य एवं कारोबार से संबंधित है। ठीक है, और देखा जाए तो ईरान और बेलारूस को पूर्ण सदस्य तथा संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, म्यांमार व मालदीव को वार्ता साझेदार के रूप में समूह में जोड़ने पर सहमति इस बैठक में बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना अब वैश्विक आपात स्थिति नहीं रही। ठीक है, देखा जाए तो 5 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यह घोषित कर दिया कि कोरोना अब वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। WHO के महानिदेशक कौन है, तो यह है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। और देखा जाए तो टेड्रोस घेब्रेयेसस ने स्पष्ट किया कि यह इसका मतलब यह नहीं है कि वैश्विक स्वास्थ्य पर इसका खतरा अब नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल न होने के बावजूद इसका खतरा अभी भी बना हुआ है तथा अभी भी लाखों लोग इससे अपना जीवन बचाने के लिए ICU में संघर्ष कर रहे हैं तथा करोड़ों लोग कोरोना वायरस का अभी भी सामना कर रहे हैं। देखा जाए तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बताया कि 1221 दिन पूर्व
डब्ल्यूएचओ को चीन में वुहान में अज्ञात कारणों से निमोनिया के मामलों का पता चला था। इसके तेजी से विस्तार के कारण कोरोना को 30 जनवरी 2020 को वैश्विक स्तर पर आपात स्थिति डब्ल्यूएचओ ने घोषित कर दी थी। ठीक है, और इस तिथि तक चीन के बाहर कोरोना का 100 से कम मामले सामने आए थे और इसकी मृत्यु भी नहीं हुई थी उस समय तक। ठीक है, लेकिन अब देखा जाए तो उस समय से अब तक मतलब 3 वर्ष की अवधि में जो कोरोना ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया और ये बीमारी लगभग 70 लाख लोगों को मृत्यु तक पहुंचा दिया। और ये तो रिपोर्ट दर्ज है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, और ऐसे कहा जाए तो डब्ल्यूएचओ भी इस बात को स्वीकार करता है कि वास्तविक संख्या जो है वो इससे कई गुना अधिक हो सकती है। देखा जाए तो कोरोना के लगभग 2 करोड़ मौत की बात डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने स्वीकार की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय का औपचारिक राज्याभिषेक धूमधाम से संपन्न। ठीक है, इसका राज्याभिषेक किया गया है, काफी धूमधाम से किया गया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 6 मई 2023 को राजघराने का लगभग 1000 वर्ष पुरानी परंपरा अनुसार चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी क्वीन कैमिला का औपचारिक राज्य तिलक हुआ लंदन में शाही रीति रिवाज के अनुसार। ठीक है, शाही रीति रिवाज के अनुसार उसका राज्य तिलक किया गया और समारोह में 100 से अधिक देशों के राष्ट्र प्रमुख या उनकी प्रतिनिधियों सहित लगभग 2000 हस्तियां आमंत्रित थी। ठीक है, देखा जाए तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया था और 3 दिन तक चले इस समारोह में 100 मिलियन पाउंड यानी लगभग 1029 करोड़ के खर्च का अनुमान है। ठीक है, देखा जाए तो 6 मई को संपन्न मुख्य समारोह में किंग्स चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला की ताजपोशी खानदानी वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में हुई थी। ठीक है, खानदानी चर्च है, ठीक है, वहां हुई थी वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में। देखा जाए तो वेस्टमिंस्टर एबे में किंग चार्ल्स तृतीय ने बाइबल पर हाथ रखकर परंपरागत शपथ ली, जिसे पश्चात गॉड सेव द किंग के नारों के बीच कैंटरबरी में आर्च बिशप जस्टिन वेल्बी ने चार्ल्स तृतीय के सर पर सेंट एडवर्ड का ताज रखा। ठीक है, सेंट एडवर्ड का ताज रखा गया था। ये ताजपोशी देखा जाए तो 1066 में विलियम वन की ताजपोशी के बाद राजघराने की सभी ताजपोशियां इसी चर्च में हुई थी। ठीक है, कब 1066 ईस्वी में विलियम प्रथम की ताजपोशी के बाद राजघराने का जितना भी ताजपोशियां हुआ था वो इसी चर्च वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में हुई थी। ठीक है, देखा जाए आगे तो इस समारोह में क्वीन कैमिला को क्वीन मैरी का ताज पहनाया गया। क्वीन कैमिला को क्वीन मैरी का ताज पहनाया गया और ताजपोशी के साथ ही चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के साथ साथ 15 अन्य देश जिनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अतिरिक्त पापुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लुइस, सेंट विंसेंट, ग्रेनडा, बहामास और जमैका आदि शामिल है, वे वहां के भी राजा बन गए हैं। ठीक है, कुल 15 अन्य देशों के भी राजा बन गए हैं। साथ ही चर्च ऑफ इंग्लैंड के मुखिया भी वो बन गए हैं। किंग्स चार्ल्स तृतीय 74 वर्ष के हैं और ब्रिटिश सिंहासन पर आसीन होने वाले वो सबसे उम्रदराज सम्राट हैं, 74 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी की गई और ये सूचकांक की गणना जो है वो फ्रांस के गैर सरकारी संगठन है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स यानी आरएसएफ, अंग्रेजी नाम है इसका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, द्वारा विगत 2 दशकों से की जा रही है। सूचकांक में कुल 180 देश को शामिल किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान जो है वो 161वां है, यानी मान जो दिया गया है वो 36.62 मान के साथ ये 161वें स्थान पर है भारत। अब देखा जाए तो किसी देश के लिए आरएसएफ का जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मान है वो 0 से 100 के बीच में है। ठीक है, जिसमें भारत का है 36.62। देखा जाए
तो सूचकांक में अगर किसी को 85 से अधिक होता है, 85 से अधिक होना मतलब प्रेस की अच्छी स्थिति, ठीक है, वहां पर प्रेस जो है वो स्वतंत्र है, ये ऐसा दिखाया जाएगा। और जिसका रैंकिंग 70 से 85 के बीच आएगा वहां प्रेस संतोषजनक स्थिति में दर्शाया गया है, ठीक है। और साथ में अगर किसी को 55 से 70 के बीच में हो तो वहां पर समस्यात्मक बताया गया है, ठीक है। और अगर 40 से 55 के बीच है तो प्रेस की मुश्किल यानी डिफिकल्ट स्थिति दर्शाई गई है। और 40 से भी कम होती है तो वो अति गंभीर स्थिति में, यानी कि भारत का जो प्रेस है वो अति गंभीर स्थिति में बताया गया है, ठीक है। और विश्व प्रेस सूचकांक रिपोर्ट 2023 में जिन 180 देशों के लिए सूचकांक आकलित किए गए हैं उसमें 31 देशों में प्रेस की स्थिति अति गंभीर है, मतलब वेरी सीरियस है, यानी 40 से कम उसके पॉइंट्स हैं 31 देशों के, जिसमें भारत भी है। और 42 देश ऐसे हैं जो मुश्किल स्थिति में है, मुश्किल यानी कि 40 से 55 के बीच उनका मान है, ठीक है। और 55 ऐसे देश है जो समस्यात्मक स्थिति में है, 55 से 70 के बीच यानी कि 55 देश है। और 52 देशों को ये संतोषजनक स्थिति यानी अच्छी स्थिति में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में देखिए तो प्रथम 10 राष्ट्र, मतलब पहले स्थान पर है नॉर्वे, नॉर्वे का अंक है 95.16, आयरलैंड दूसरे स्थान पर है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर, स्वीडन चौथे स्थान पर और फिनलैंड 5वें स्थान पर, ठीक है। और सबसे नीचे से अगर हम लोग देखें तो उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर है, चीन 179वें स्थान पर है, वियतनाम 178वें, ईरान 177वें, तुर्कमेनिस्तान 176वें, सीरिया 175वें स्थान पर है, ठीक है। और आगे देखें तो भारत और उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग में देखें तो भूटान 90 स्थान पर है, नेपाल 95वें स्थान पर है, 135वें स्थान पर श्रीलंका है, पाकिस्तान 150वें स्थान पर, अफगानिस्तान 152वें स्थान पर और अपना भारत जो है वो 161वें स्थान पर है, बांग्लादेश 163वें स्थान पर, म्यांमार 173वें स्थान पर और चीन 179वें स्थान पर है। कुछ अन्य प्रमुख राष्ट्र के बारे में देखें तो स्विट्जरलैंड 12वें स्थान पर है, जर्मनी 21वें स्थान पर है, फ्रांस 24वें स्थान पर है, दक्षिण अफ्रीका 25वें स्थान पर है, ठीक है। इस तरह अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका जो है वो 45वें स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो 26वें स्थान पर है, जापान 69वें स्थान पर है, ठीक है, रूस 164वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है मालदीव को भारत ने एक तेज गश्ती जहाज और एक लैंडिंग आक्रामक जहाज सौंपा है। तो देखा जाए तो 1 से 3 मई को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपनी मालदीव यात्रा के दौरान भारत में निर्मित 2 युद्धपोत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल यानी कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस को सौंपे हैं। पहला है तेज गश्ती पोत यानी फास्ट पेट्रोल वेसल, यह उच्च गति से तटीय और अपतटीय निगरानी यानी कोस्टल और ऑफशोर सर्विलेंस के सक्षम है और इसे MNDF कोस्ट गार्ड शिप हुरावी नाम से कमीशन किया गया है, ठीक है। और दूसरा है लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण पोत, लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण पोत के बारे में, ठीक है, मतलब लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप है। फिर देखा जाए तो भारत के रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे आपसी संबंध यानी पड़ोसी प्रथम वाला जो स्थिति है और साथ में सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, अर्थात क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास पर आधारित है, ठीक है। और कहा कि भारत केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी विश्व स्तरीय उपकरणों का उत्पादन भारत अब करता है। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपे, ठीक है। 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव मतलब कहा जाए तो रेलवे इंजन सौंपा गया, ठीक है। देखिए भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव अनुदान सहायता के तहत मई 2023 को सौंपा गया। 23 मई 2023 को देखा जाए तो नई दिल्ली में रेल भवन में आयोजित एक समारोह में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल रूप से इन इंजनों का बांग्लादेश के लिए रवाना किया और बांग्लादेश को यह इंजन सौंपने की बात अक्टूबर 2019 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के समय भारत की ओर से कही गई थी। ये इंजन बांग्लादेश में यात्रियों की बड़ी समस्या
और मालगाड़ी संचालन में मदद करेंगे। ठीक है, ये जो इंजन होंगे 20 इंजन जो दिए गए हैं वो बांग्लादेश में यात्रियों की बड़ी संख्या में और मालगाड़ी संचालन में मदद करेगी। इससे पूर्व जून 2020 में भारत सरकार ने अनुदान के रूप में बांग्लादेश को 10 इंजन प्रदान किए गए थे। ठीक है, आगे है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए वर्तमान में 3 जोड़ी यात्री रेलगाड़ियां कोलकाता से ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस चल रही है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी वर्तमान ट्रेन चल रही है? तो 3 जोड़ी चल रही है। कहां से? पहला है आपको कोलकाता से ढाका तक मैत्री एक्सप्रेस है, दूसरा है आपको बंधन एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से खुलना के बीच, और तीसरा है मिताली एक्सप्रेस जो कि न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चल रही है। ठीक है, रेल मंत्रालय की 23 मई के विज्ञप्ति में बताया गया कि दोनों देशों के बीच लगभग 100 मालगाड़ियां भी चल रही हैं और पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 2.66 मीट्रिक टन माल जो है वो बांग्लादेश भेजा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से रिहाई। तो देखा जाए तो 9 मई 2023 को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार के एक मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होने गए थे और उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल है रेंजर्स के द्वारा उच्च न्यायालय परिसर में ही उनकी गिरफ्तारी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी एनएबी द्वारा 1 मई को जो जारी किया गया वारंट था उसके आधार पर की गई। 11 मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 2 दिन बाद उनकी रिहाई कर दी गई थी। ठीक है, देखा जाए तो राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो अल कादिर ट्रस्ट मामले में की गई। मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए की भूमि जो है वो गैर कानूनी तरीके से विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का आरोप उन पर लगाया गया। ठीक है, आगे देखें तो इस्लामाबाद और लाहौर सहित कई शहरों में उनकी पार्टी जो है पीटीआई मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके कार्यकर्ता और अन्य समर्थकों ने व्यापक हिंसक प्रदर्शन किए। ठीक है, और सैनिक ठिकानों पर विशेषतः अपना निशाना उन्होंने बनाया था। कहा? तो सैनिक ठिकानों को मेनली सैनिक ठिकानों को ही निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान वर्तमान में आतंकवाद, ईशनिंदा, हत्या तथा हिंसा के लिए उकसाने आदि से संबंधित 140 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है रेसेप तैयब अर्दगान लगातार तीसरी बार टर्की के राष्ट्रपति निर्वाचित। तो देखा जाए तो 14 मई को तुर्की में पहले चरण में मतदान कराया गया था, मतलब एक ही चरण में मतदान कराया गया था 14 मई को। पहले चरण में देखा जाए तो अर्दगान और कमाल किलिचदारोग्लू के अतिरिक्त अन्य उम्मीदवार भी चुनाव के मैदान में थे, किंतु किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन होने के लिए आवश्यक जो 50% मत लाना था उस किसी के नहीं मिल पाया। ठीक है, नहीं मिलने के कारण दूसरे चरण का मतदान हुआ कब? 28 मई को। पहले दौर के मतदान में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले जो 2 उम्मीदवार थे अर्दगन और किलिचदारोग्लू में से किसी एक ही को मतदाताओं को चुनना था। तुर्की की संसद में कुल सदस्य जो है वो 600 है। अर्दगान की पार्टी को कुल सीटें प्राप्त हुई 267 और किलिचदारोग्लू की दूसरी बड़ी पार्टी यानी सीएचपी की सीटों की संख्या रह गई 169। अन्य सीटें जो है वो छोटे दलों को प्राप्त हुए। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन बने? तो रेसिप तैयब अर्दगान। अर्दगान जो है वो 2003 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे थे और 2014 के बाद लगातार वो राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो देखिए 21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में उनका भव्य स्वागत किया गया। हिंद प्रशांत क्षेत्र के इस द्वीपीय राष्ट्र में श्री मोदी का मुख्य कार्यक्रम जो है वो राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में
हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी शिखर बैठक की मेजबानी करना था। ठीक है, और देखा जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो 14 द्वीपीय राष्ट्र हैं इस समूह में शामिल हैं। और ये देश कौन कौन से हैं? तो पापुआ न्यू गिनी, फिजी, टोंगा, तुवालू, किरिबाती, समोआ, वानुआतू, न्यू, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप समूह, कुक द्वीप समूह, पलाऊ, नाuru और सोलोमन द्वीप। ये है 14 राष्ट्र, मतलब 14 द्वीपीय राष्ट्र जो इसमें शामिल है। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में। और बैठक के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाएं अगर देखें तो सभी 14 पैसिफिक द्वीपीय राष्ट्रों को डायलिसिस यूनिट लगाने में मदद करेंगी, सभी देशों को समुद्री एम्बुलेंस प्रदान करना, जयपुर फुट कैंप लगाना, रियायती मूल्यों पर जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराना, पीने के पानी की समस्या दूर करने में मदद करना, योग केंद्र स्थापित करना। ठीक है, ये घोषणाएं की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और देश के सर्वोच्च सम्मान जो है ग्रैंड कैंपेनियन ऑन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मोपे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो G7 का 49वां शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में संपन्न। तो देखा जाए तो 19 से 21 मई 2023 को G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जो है वो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की मेजबानी में हिरोशिमा में संपन्न हुआ। ठीक है, G7 के देश कौन कौन है? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, इन सभी के शासन प्रमुख उपस्थित हुए थे G7 में। और इसके अलावा भी देखा जाए तो यूरोपीय संघ के दोनों वरिष्ठ जो कि उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल इस शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। ठीक है, और देखा जाए तो विशेष आमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनाशियो लूला डी सिल्वा, फिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कोमोरोस के राष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री आदि जो है उनके अतिरिक्त भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी इसमें शामिल हुए थे इस G7 के 49वें शिखर सम्मेलन में। ठीक है, और सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा सबसे ज्वलंत मुद्दा था। सम्मेलन का समापन पर जारी संयुक्त वक्तव्य में स्पष्ट कहा गया कि समूह के 7 देशों के नेता रूस के अवैध आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए ठोस कदम उठाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत का दृष्टिकोण G7 से भिन्न होने के बावजूद भी श्री मोदी से मिलने पर उनसे बात करने पर विशेष रुचि विश्व की शीर्ष नेताओं ने हिरोशिमा में व्यक्त की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि भारत सहित 4 देशों के समूह क्वाड का शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में संपन्न हुआ। तो देखिए क्वाड जो है वो 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। 20 मई को इन 4 देशों का क्वाड संगठन का जो 5वां बैठक था, कहने का मतलब कि व्यक्तिगत रूप से अगर उपस्थिति में देखें तो ये तीसरी बैठक थी जो कि जापान में संपन्न हुई। इसे 2 बैठक जो वर्चुअल रूप से था वो कोरोना का कारण वर्चुअल रूप से हुआ था। ठीक है, और 3 बैठक मुख्य है क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से हुई है। अब देखा जाए तो इस शिखर वार्ता में मेजबान देश जो है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी हिरोशिमा में उपस्थित थे। ये तीसरी शिखर बैठक है जो मूलतः 24 मई को सिडनी में होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा सिडनी यात्रा का कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, जिसके कारण यह बैठक जो है वो हिरोशिमा में ही संपन्न हुई, जापान के हिरोशिमा में ही संपन्न हुई। देखा जाए तो क्वाड सम्मेलन अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड सफलता केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र के सहनीयता मतलब रेजिलेंस और समृद्धि में वृद्धि के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा को क्वाड नेताओं ने इस सम्मेलन में की। क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क लॉन्च करने, क्षेत्र में केबल कनेक्टिविटी में साझेदारी, स्वरूप ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल तथा
क्वाड अवसंरचना फेलोशिप कार्यक्रम आदि इसमें शामिल है। सम्मेलन के समापन पर जारी साझा बयान में कहा गया कि क्वाड नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण और संपन्न बनाने के लिए कर स्पष्ट है और इसके लिए क्वाड इस क्षेत्र के सभी छोटे बड़े देशों के साथ काम करने को तैयार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में, जहां पहला है कि 2000 रुपए मूल्य के करेंसी नोट आरबीआई ने वापस लिए। तो देखा जाए तो 19 मई 2023 को एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय के तहत आरबीआई ने 2000 रुपए मूल्य के करेंसी नोटों की विधिग्राह मुद्रा मतलब लीगल टेंडर का दर्जा बरकरार रखते हुए इन्हें चलन से वापस लेने की घोषणा की। मतलब 23 मई से 30 सितंबर तक ऐसे नोट को बैंक शाखाओं में जमा कर सकते हैं और अन्य मूल्य के नोटों में बदल सकते हैं या फिर अपने बैंक खाता में इन्हें जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो बैंक खातों में जमा करने के लिए कोई सीमा नहीं रखा गया। यह जमाएं अन्य लागू संवैधानिक प्रावधानों के अधीन रहेंगी। बैंक काउंटर पर नोट बदलने के लिए एक बार में अधिकतम 10 नोट यानी 20,000 मूल्य तक के नोट काउंटर पर बदलवाए जा सकेंगे। ठीक है, और देखें तो 20,000 रुपए तक की जो राशि है, यह नोट बदलने की सुविधा आरबीआई के सभी 19 क्षेत्रीय कार्यालय जहां निर्गमन विभाग स्थित है वहां भी 23 मई 2023 से उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, मतलब आरबीआई के ऑफिस जो आरबीआई का ब्रांच है वहां पर भी जाकर, जहां पर भी निर्गम विभाग है वहां पर, यानी 19 क्षेत्रीय कार्यालय जो है वहां पर ये सुविधा दी गई है कि आप नोट बदलवा सकते हैं। 2000 रुपए मूल्य की करेंसी नोट जारी करने का निर्णय जो है वो नवंबर 2016 में लिया गया था। 500 रुपए और 1000 रुपए के मूल्य के जो बैंक नोट थे उसको विधिग्राह मुद्रा मतलब लीगल टेंडर मुद्रा का दर्जा हटाने के समय कारण था कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता को जल्द से पूरा करने का तथा प्रचलन में अब अन्य मूल्य वर्गों का नोट जो है वो पर्याप्त मात्रा में हो गया। ठीक है, और जिस वजह से ये 2000 रुपए के मूल्य के नोट जारी करने का उद्देश्य पूरा हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो अचानक से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे तो उस दौरान लोगों को जो मुद्राओं की जरूरत होती, क्योंकि अधिक मात्रा में 500 के नोट चाहिए होंगे, अगर 2000 के नोट जारी नहीं होते तो अधिक मात्रा में 500 के नोट की जरूरत पड़ती। तो उस समय 2000 के नोट जारी करने पड़े ताकि कम नोट में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को बदला जा सके। ठीक है, और अब क्या हुआ कि उस समय से मतलब अब तक 2000 के नोट मूल्य जारी हो गए जिससे कि लोगों को अपने पैसे बदलवाने में आसान हो गए और उनके जो जरूरत है उसे पूरा होने के उद्देश्य के बाद 2000 के मूल्य जो है उसका मुद्रण बंद कर दिया गया। मतलब उसके नोट का प्रिंटिंग जो है वो 2018-2019 में ही बंद कर दिया गया था। ठीक है, जो मार्केट में है सो है, और 2018 से 19 में इसका प्रिंटिंग बंद कर दिया गया क्योंकि वो 500 के नोट इतने पर्याप्त मात्रा में हो गए कि लोगों को पूरे पूरे हो गए। ठीक है, तब देखिए आरबीआई ने तो उसे बंद कर दिया 18-19 में, और आरबीआई के अनुसार मार्च 2017 से पहले 2000 के 89% नोट जारी किए गए थे। ठीक है, 2017 से पहले 89% जारी कर दिए गए थे और मार्च 2018 के अंत में 6.73 लाख करोड़ रुपए मूल्य के ऐसे नोट चलन में थे। ठीक है, और देखा जाए तो मार्च 2023 के अंत में चलन में 2000 रुपए मूल्य के जो करेंसी नोट है उसका कुल मूल्य 3.62 लाख करोड़ ही था। ठीक है, मतलब जो बैंक को वापस गया वो वापस जमा हो गया। मतलब धीरे धीरे ये मूल्य जो 2000 के नोट है वो धीरे धीरे घटते गए। मार्च 2023 के अंत तक ये 3.62 लाख करोड़ ही रह गया था। ठीक है, आरबीआई ने स्वच्छ मुद्रा नीति अपनाया मतलब क्लियर पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए 2000 रुपए के मूल्य के नोटों का वापस लेने का निर्णय जो है वो आरबीआई द्वारा लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बैंकों की अदावी राशियों को उनके सही मालिकों को लौटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान। देखिए अदावी जमा क्या होता है, मतलब अनक्लेम्ड डिपॉजिट जिसको कहते हैं। ठीक है, अदावी जमा है अनक्लेम्ड डिपॉजिट, मतलब बैंक के बचत खातों में या फिर चालू खातों में जिनके खातों का संचालन पिछले 10 वर्षों से या उससे अधिक समय से नहीं हुआ है, साथ ही जो सावधि जमा जिनकी परिपक्वता अवधि 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, जिनका कोई दावेदार नहीं है, ऐसी जमा राशियों को अदावी जमाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
ऐसी अदावी राशियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि मतलब डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड डीईए फंड में जमा करने का प्रावधान है। ऐसी अदावी राशियों के वास्तविक हकदारों की पहचान के लिए ससमय प्रयास रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं और इस श्रृंखला में नए 100 दिन 100 भुगतान मतलब 100 डेज 100 पेज अभियान की घोषणा की गई रिजर्व बैंक के द्वारा मई 2023 में। ठीक है, पता कि 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक बैंक के फिर 100 अदावी जमा राशियों का पता लगाया जा सके और उसका निपटारा किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि लेखा वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई द्वारा 87,416 करोड़ के लाभांश का केंद्र को हस्तांतरण। ठीक है, 87,416 करोड़ के लाभांश यानी डिविडेंड को केंद्र को ट्रांसफर किया गया। देखा जाए तो 19 मई को आरबीआई ने अपनी लेखा वर्ष 2022-23 यानी अप्रैल मार्च 2023 के लिए 87,416 करोड़ का अधिक के सरकार को प्रदान करने की घोषणा की। ये लाभांश जो है पूर्व वर्ष 2021-22 के लाभांश यानी 30,307 का लगभग 3 गुना है। 19 मई 2023 को आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय बोर्ड की संपन्न बैठक में ये निर्णय लिया गया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक जोखिम बफर यानी कंटीजेंसी रिजर्व बफर को 6% रखते हुए 87,416 करोड़ रुपए का लाभांश सरकार को उपलब्ध कराएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विगत 5 वर्षों में देश में कोयला उत्पादन में लगभग 23% की वृद्धि। देखा जाए तो 3 मई 2023 को कोयला मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि 2018 से 19 में देश में कोयला का कुल उत्पादन जो है वो 728.72 मिलियन टन था, जो कि 2022-23 में 22.6% वृद्धि के साथ ये 893.08 मिलियन टन रहा। देखिए भारत में कोयला का उत्पादन देखते हैं मिलियन टन में, जो कि 2022-23 का डाटा दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड का कि 703.21। ठीक है, मिलियन टन 703.21 था 2022-23 में कोयला का उत्पादन हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो कि पिछले वर्ष 2018-19 के बीच में था 606.89। फिर नेक्स्ट है सिंगरेली कॉलरीज। सिंगरेली कॉलरीज जो है वो 67.14 मिलियन टन भारत में कोयला का उत्पादन हुआ। ठीक है, और कैप्टिव प्लांट्स व अन्य कुल 122.72 मिलियन टन कोयला का उत्पादन हुआ भारत में। इसमें वृद्धि अगर देखें तो 113.7% की इसमें वृद्धि है। ठीक है, कुल उत्पादन कितना हो गया तो 893.08 मिलियन टन, यानी कि इसमें 22.6% की वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2022-23 में देश में खाद्यान्न सहित अधिकांश उपजों के रिकॉर्ड उत्पादन, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान। तो देखा जाए तो 25 मई 2023 को फसल वर्ष 2022-23 के दौरान देश के प्रमुख कृषिगत उपजों का तीसरा अग्रिम अनुमान यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और इस तीसरे अग्रिम अनुमान के तहत देखा जाए तो 2022-23 में जो प्रमुख फसलों का उत्पादन है वो अनुमान निम्नलिखित है। मतलब कुल खाद्यान्न 330.53 मिलियन टन रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, 330.53 मिलियन टन ये एक रिकॉर्ड है। फिर चावल जो है 135.54 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड है। गेहूं जो है 112.74 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड है। बाजरा 111.17 मिलियन टन और पौष्टिक मोटे अनाज जो है वो 54.75 मिलियन टन। मक्का 35.91 मिलियन टन, ये रिकॉर्ड है। ठीक है, और दलहन 27.50 मिलियन टन, इस तरह से ये दिया गया है। ठीक है, और इसको हम लोग पीडीएफ में भी दे देंगे। ठीक है, तो अरहर देखा जाए तो 4.35 मिलियन टन, चना 13.54 मिलियन टन, मूंग 3.74 लाख टन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पीडीएफ में दे देंगे। आगे देखते हैं। अगला है
क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का नया 5.1 चरण हेलीकॉप्टर यात्राओं को प्रोत्साहन। तो देखा जाए तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2016 में शुरू की गई पूरे देश का आम नागरिक योजना का 4 चरण कार्यान्वित हो चुका था। 5वां चरण उड़ान 5.0 शुरू किया जा चुका है और इस योजना के तहत छोटे शहरों को भी विमान उड़ानों से जोड़ा गया है। ठीक है, और आम आदमियों की रियायती किराए पर हवाई यात्राएं सुलभ कराई गई। इसके 5.1 संस्करण की घोषणा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मई 2023 में की है। इस योजना के तहत आगे विस्तार करते हुए विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, और देखा जाए तो इस सुदूर क्षेत्रों के साथ साथ अन्य मार्गों पर भी हेलीकॉप्टर सेवा को बढ़ावा दिया जा सकेगा। यात्री के किराए में 25% की कटौती होगी। ठीक है, देखा जाए तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी उड़ान का यह संस्करण उड़ान 5.1 आम आदमी को सस्ते किराए पर देश के सुदूरवर्ती स्थानों की हवाई यात्रा करने की अनुमति देने की प्रधानमंत्री की वेतन की दिशा में एक और कदम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शुद्ध लाभ में वृद्धि। तो देखा जाए तो बीते वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंकों का शुद्ध लाभ में भारी वृद्धि हुई और इन बैंकों के एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में गिरावट संदर्भित वर्ष में आई है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो 12 बैंक हैं, 12 बैंकों के कोई भी 2022-23 के दौरान घाटे में नहीं रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुनाफा में लगभग आधा योगदान अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो 2022-23 में देखें सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों का लाभ है तो सिर्फ एसबीआई का इसमें 50.232 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ है। दूसरे स्थान पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का 14,109 करोड़ का। ठीक है, स्टेट बैंक का कितना था 50,232 करोड़ का और बैंक ऑफ बड़ौदा का 14,109 करोड़। फिर है कैनरा बैंक 11,294 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8,433 करोड़, इंडियन बैंक का है 5,282 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया का है 4,023 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है 2,602 करोड़। ठीक है, और यही कुल मिलाकर जब देखें तो कुल मिलाकर कितना हो गया, तो कुल मिलाकर हो गया आपको 1,05,298 करोड़। ठीक है, 1,05,298 करोड़ हो गया। ठीक है, ये शुद्ध लाभ सभी बैंकों का हो गया मिलाकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रेल विकास निगम यानी आरवीएनएल को नवरत्न कंपनी का दर्जा। तो देखा जाए तो मई 2023 में रेल मंत्रालय के उपक्रम जो रेल विकास निगम लिमिटेड है उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हो गया। इस कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 3,000 करोड़ है जबकि चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल जो है वो 2,085 करोड़ है। देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है वो 13 हो गई है। ठीक है, देश के 12 महारत्न कंपनी है और 13 नवरत्न कंपनी है। तो देखिए महारत्न कंपनियों में देखा जाए तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय तेल निगम, यह है महारत्न, नवरत्न नहीं है। ठीक है, नवरत्न हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए ये भारतीय तेल निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी। ये हो गया आपको महारत्न कंपनी। अब हम लोग देखते हैं नवरत्न कंपनी को। तो नवरत्न कंपनी जो है वो देश में 13 कंपनियां हैं। मई में 23 में देखा जाए तो 13 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं जिसमें नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, फिर बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फिर भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएनएल, नवेली लिग्नाइट लिमिटेड एनएलएल, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनबीसीसीएल, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड ईआईएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
कॉनकोर, रेल विकास निगम आरवीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल, भारतीय नौवहन निगम एससीआई, ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी ऑयल, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी एनएमडीसी। ये कुल 13 कंपनियां हैं। ठीक है, ये सब जो है आपको नवरत्न कंपनियां हैं। 13 कंपनियों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित 12 कंपनी है जो कि महारत्न कंपनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2022-23 में देश के जीडीपी में वृद्धि 7.2% रही, एनएसओ के ताजा अंतिम आकलन। तो देखिए, तो 31 मई को 2022-23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और राष्ट्रीय संबंधी जो अंतिम अनुमान है, ठीक है, उसकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यानी जारी किया गया है। ठीक है, एनएसओ के द्वारा। अब देखिए 2021-22 और 2022-23 के जो राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख आंकड़े हैं, तो देखा जाए तो ये है कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, स्थिर मूल्यों पर देखें 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर जब हम लोग देखेंगे तो मूल कीमतों पर जो मूल्य वर्धन है, मतलब जीवीए एट बेसिक प्राइसेस जो है वो 2022-23 में 147.65 लाख करोड़ है। ठीक है, यहाँ 7% की वृद्धि है। फिर आपको उत्पादन में निवल कर यानी नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन यह 12.42 लाख करोड़, जो कि पिछले साल की तुलना में 10.1% की वृद्धि है। फिर जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 160.06 लाख करोड़ है, यानी 7.2% की वृद्धि देखी गई है। शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी एनएनआई जो है वो है 136.04 लाख करोड़, यानी 7.4% की वृद्धि देखी गई है। फिर प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम जो है वो है 98,374 लाख करोड़, यानी कि 6.32 की वृद्धि है। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है आपको करंट प्राइसेस यानी प्रचलित मूल्यों पर था, वो स्थिर प्राइसेस था, स्थिर मूल्यों पर था, कांस्टेंट प्राइसेस पे, और ये करंट प्राइसेस पे देखें तो जीवीए एट बेसिक प्राइसेस जो है वो 247.43 लाख है, लाख करोड़, यानी कि 15.4% की वृद्धि। नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन देखा जाए तो 224.98 लाख करोड़ है, यानी 22.9% की वृद्धि। जीडीपी यानी कि करंट प्राइसेस पे प्रचलित मूल्यों पर जब जीडीपी देखें तो 272.41, और राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय आय हो गया 238.24 लाख करोड़, और प्रति व्यक्ति आय हो गया 1,72,276 करोड़ लाख करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादों के क्षेत्र में जीवीए में वृद्धि। ठीक है, 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर जीवीए में वृद्धि देखें तो कृषि वानिकी और मत्स्य की मतलब एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, इसमें 4% की वृद्धि है। ठीक है, ये अंतिम अनुमान है। फिर देखा जाए तो खनन उत्खनन यानी माइनिंग क्वेरिंग में आपको 4.6%, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में 1.3%, विद्युत गैस जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाएं में देखें तो 9%, फिर आपको निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन में हो गया 10%, होटल व्यापार परिवहन संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाओं में देखें तो 14%। ठीक है, वित्तीय रियल स्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं देखें तो 7.1%। ठीक है, सार्वजनिक प्रशासन रक्षा और अन्य सेवाओं में देखें तो 7.2%, यानी कुल जीवीए देखें कुल कीमतों पर मूल कीमतों पर जीवीए बेसिक प्राइस पर तो ये 7% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्तियों की ओर यानी अपॉइंटमेंट्स। तो इसमें देखें तो जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं सिद्धार्थ मोहंती। 29 जून 2023 के पश्चात श्री मोहंती एलआईसी के प्रबंधक निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ होंगे। फिर देखा जाए तो जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त कौन हुए हैं? तो ये हुए प्रवीण सूद, कर्नाटक कैडर के आईपीएस है। फिर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आर दिनेश। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है आर दिनेश।
फिर है नेस्कॉम। नेस्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसके जो नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं वो है अनंत माहेश्वरी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष हैं अनंत माहेश्वरी। ठीक है, वो नेस्कॉम के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक सह सीईओ यानी एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं देवदत्त चंद्र। फिर है बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक सह सीईओ यानी एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं रजनीश कर्नाटक। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद्र और बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटक। भारत के नए सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी सीवीसी नियुक्त हुए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। फिर विश्व बैंक के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ हैं। फिर संसद की लोक से लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पैक के अध्यक्ष पद पर कौन बरकरार है, तो यह अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के हैं। फिर है प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष के पद पर कौन बरकरार है, तो यह गिरीश बापट, भाजपा के गिरीश बापट। फिर नेक्स्ट की लोक उपक्रमों पर संसदीय समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अध्यक्ष पद पर बरकरार है संतोष कुमार गंगवार। फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय में दो नए न्यायाधीश आए हैं। एक आए हैं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। फिर है वरिष्ठ एडवोकेट केवी विश्वनाथन। इस सीधे बार से ही सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति पाने वाले 10वें एडवोकेट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जिसमें पहला है टेम्पल्टन पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वो टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा जो अमेरिका का है वो वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार का विजेता रहे डॉक्टर एडना अदन इस्माइल। ठीक है, और ये सोमालीलैंड के हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित सोमालीलैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए संघर्षरत रही थी। ठीक है, और डॉक्टर एडना अदन स्माइल सोमालीलैंड की महिला प्रशिक्षित नर्स, मिडवाइफ एवं वहां के विदेश मंत्री भी रही हैं। और देखा जाए तो टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वो विज्ञान और अध्यात्म के मिश्रण के लिए दिया जाता है। इसके तहत जो पुरस्कार राशि है वो 1.5 मिलियन डॉलर से भी अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है गुइलेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 2 मई 2023 को ईरान की जेल में निरुद्ध 3 महिला पत्रकारों नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2023 का गुइलेमो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। कोलंबियाई पत्रकार गुइलेमो कानो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा स्थापित इसमें लगभग आपको $25,000 का ये पुरस्कार जो है वो हर प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आशा भोसले को दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023। देखा जाए तो 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में एक समारोह में लता मंगेशकर की स्मृति में प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका राष्ट्र के निर्माण में अनुकरणीय योगदान हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। बुकर पुरस्कार जो है वो देखा जाए तो 24 मई 2023 को वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का घोषणा किया गया। विजेता कौन है, तो विजेता है जॉर्जी गोस्पोदिनोव। ठीक है, जॉर्जी गोस्पोदिनोव ये बुल्गारियाई लेखक है। ठीक है, और इनके द्वारा जो रचित तथा एंजेला रोडेल द्वारा अंग्रेजी में इसे अनुवाद किया गया है। ठीक है, जॉर्जियो गोस्पोदिनोव के द्वारा बनाया लिखा गया है और एंजेला रोडेल के द्वारा इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, विजेता दोनों है, मतलब दोनों को समान राशि दिया जाएगा, 50,000 पाउंड में दोनों को समान रूप में बांटा जाएगा। अब पुस्तक जो है वो है टाइम शेल्टर, एक उपन्यास है टाइम शेल्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 8 मई को पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत आदि क्षेत्र के
वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा अमेरिका के कोलंबियाई यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। पुलित्जर पुरस्कारों की श्रेणी में कुल 15 पुरस्कार शामिल हैं, जबकि 7 अन्य यानी ड्रामा, फिक्शन, संगीत आदि के लिए हैं। ठीक है, देखिए जन सेवा कैटेगरी पब्लिक सर्विसेज के कैटेगरी में दिया गया है एसोसिएटेड प्रेस को। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में दिया गया है लॉस एंजलिस टाइम्स का स्टाफ को। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में दिया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल के स्टाफ को। और एक्सप्लेनेटरी डिस्कशन द अटलांटिक लोकल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है अन्ना वोल्फी को, जो कि मिसिसिपी टुडे से है। फिर नेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट की पत्रकार कैरोलिना किचनर को। और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। आगे देखें तो ऑडियो रिपोर्टिंग में दिया गया है गिलमेट मीडिया का स्टाफ को। फीचर राइटिंग में दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट की पत्रकार को। कमेंट्री में दिया गया है काइल विटमायर एलकॉम बर्मिंगम को। क्रिटिसिज्म में दिया गया है एनरी लॉगच्यू, जो कि न्यूयॉर्क मैगजीन से। फिर है एडिटोरियल राइटिंग में एमी ड्रिस्कोल मियामी हेराल्ड से। और एडिटोरियल कार्टूनिंग में दिया गया है इस वर्ष किसी को नहीं। ठीक है, एडिटोरियल कार्टूनिंग में देखा जाए तो इस वर्ष जो है वो किसी को भी नहीं दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में दिया गया है एसोसिएटेड प्रेस का फोटोग्राफी स्टाफ को। और फीचर फोटोग्राफी में दिया गया है लॉस एंजलिस टाइम्स के क्रिस्टियाना हाउस को। अब पुस्तक और ड्रामा और संगीत कैटेगरी में देखें तो फिक्शन में दिया गया है ट्रस्ट हर्नाउन डियाज और डेमोन कैपरहेड को, जो कि बारबरा किंग सोलवर के हैं। हिस्ट्री में दिया गया है फ्रीडम्स डोमिनियन अ सागा ऑफ व्हाइट रेजिस्टेंस टू फेडरल पावर जेफरसन कोवी। ठीक है, चलिए आगे देखें तो ड्रामा कैटेगरी में देखा जाए तो दिया गया है इंग्लिश तनाज टोसी को। बायोग्राफी में दिया गया है जी मैन जे एडगर हुवो एंड द मेकिंग ऑफ अमेरिकन सेंचुरी बैरबली गेज को दिया गया है इसके लिए बायोग्राफी में। फिर पोएट्री में दिया गया है देन द वॉर एंड सेलेक्टेड पोयम 2007 से 2022, यह है कार्ल फिलिप्स को दिया गया है। फिर जनरल नॉन फिक्शन में दिया गया है हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड वन मैन्स लाइफ एंड द स्ट्रगल फॉर रेशियल जस्टिस। ठीक है, रॉबर्ट सैमुअल्स तथा टोनुस ओनुडुप्पा को दिया गया है। ठीक है, संगीत में दिया गया है ओमार रियान गिडेंस व माइकल एबल्स को। मेमोर ऑटोबायोग्राफी में दिया गया स्टेट ट्रू हुआसू को। 22 श्रेणियों में दिए जाने वाले पुलित्जर पुरस्कारों में 15,000 डॉलर की जो राशि है वो पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं कान फिल्म महोत्सव 2023 की ओर। तो देखा जाए तो 16 से 27 मई को फ्रांस का प्रतिष्ठित क्षेत्र में कान फिल्म महोत्सव कान में संपन्न हुआ। भारत की 4 फिल्मों का प्रदर्शन इस महोत्सव में विभिन्न खंडों में किया गया। और इस वर्ष महोत्सव का उद्घाटन फिल्म जो था वो था जेनी डू बैरी, निर्देशिका है इसके माई वैन। तो देखा जाए तो इस वर्ष का जो प्रमुख पुरस्कार है वो इस पुरस्कार में जो प्रमुख पुरस्कारों को दिया गया है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पाम डी ओर पुरस्कार है वो दिया गया है एनाटॉमी ऑफ द फॉल को। सर्वश्रेष्ठ निदेशक रहे हैं ट्रॉन होंग, जो कि वियतनाम के हैं और इनकी फिल्म थी द पोर्ट ऑफ फोल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है टर्किश अभिनेत्री है मर्वे डिजदार, फिल्म है अबाउट ड्राई ग्लासेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जापानी अभिनेता है होजी याकुशो, फिल्म है परफेक्ट डेज। फिर आपको ज्यूरी का पुरस्कार दिया गया है फिनलैंड की फिल्म फॉलन लिव्स को, जिसके निर्देशक हैं अकी कौरिस्माकी। फिर ऑनरेरी पाम डियोर जो है वो दिया गया है अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस को और साथ ही हैरिसन फोर्ड को। गोल्डन कैमरा दिया गया है इनसाइड द येलो कोकून सेल को, जो कि वियतनामी फिल्म है, निर्देशक है फान थीन एन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नेक्स्ट है लॉरिस विश्व खेल पुरस्कार 2023। लॉरियस का विश्व खेल पुरस्कार 2023 देखें तो ये 8 मई को खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाने वाले वर्ष 2023 के लॉरियस पुरस्कारों की घोषणा पेरिस में की गई। लॉरियस पुरस्कारों की सूची देखें हम लोग तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी यानी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। फिर लॉरियस का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी यानी लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है सैली एंड फ्रेसर को, जो कि जमैका की एथलीट है।
लॉरिस वर्ल्ड का वापसी वाला यानी वापसी वाला या वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है, कमबैक प्लेयर जो है, कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर, ये है क्रिश्चियन एरिक्सन, डेनमार्क का फुटबॉल खिलाड़ी है। फिर लॉरियस वर्ल्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम, लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर जो है वो है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की पुरुषों की फुटबॉल टीम। फिर है लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर दिया गया है कार्लोस अल्कराज को, जो कि स्पेन की टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर देखा जाए तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ अ डिसेबिलिटी, इसके लिए दिया गया है कैथरीन डेबलर को, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं और स्विट्जरलैंड के व्हील चेयर एथलीट हैं। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है चीनी मूल के अमेरिकी फ्री स्टाइल स्कीयर को, वो है इलियन जोयू, इलियन जोयू। फिर स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दिया गया है टीम अप को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग आईफा पुरस्कार की ओर। आईफा 2023 26 से 27 मई को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी यानी आईफा के 23वें पुरस्कार का वितरण जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में अबू धाबी में किया गया। और यह लगातार दूसरा वर्ष था जब आईफा का पुरस्कार जो है इसका वितरण हुआ है अबू धाबी में। पॉपुलर श्रेणी के पुरस्कारों में देखिए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रहा वो रहा दृश्यम 2, निर्देशक है अभिषेक पाठक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो है आर माधवन, इनकी फिल्म थी रॉकेटरी द लंबे इफेक्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे ऋतिक रोशन, फिल्म विक्रम वेदा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता चुने गए हैं अनिल कपूर, जुग जुग जियो मूवी के लिए। सबसे सहायक अभिनेत्री है मौनी रॉय, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए। ठीक है। और देखा जाए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू जो पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू रहे वो शांतनु महेश्वरी, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और बबील खान काला के लिए, इन दोनों को दिया गया। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला जो रहा वो रहा कुशाली कुमार, धोखा अराउंड द कॉर्नर के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत का जो पुरस्कार दिया गया वो प्रीतम को दिया गया, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सेवा के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो रहे वो अरिजीत सिंह रहे, ब्रह्मास्त्र के केसरिया गाने के लिए। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका जो है वो है श्रेया घोषाल, ब्रह्मास्त्र के रसिया गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य, केसरिया के लिए। और सिनेमा में फैंस के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट दिया गया है मनीष मल्होत्रा को। ठीक है। सिनेमा में फैशन के लिए जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रहा वो मनीष मल्होत्रा को रहा। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट बाय एन एक्टर इन इंडियन सिनेमा ये दिया गया है कमल हसन को। कुछ तकनीकी पुरस्कार भी हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ पटकथा मतलब स्क्रीन प्ले, तो ये दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी रहा भूल भुलैया 2 का। और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी रहा गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ संवाद गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ संपादन दृश्यम 2 को। सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर रहा विक्रम वेदा को। और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण यानी साउंड मिक्सिंग में जो है वो है मोनिका ओ माय डार्लिंग के लिए दिया गया। और सबसे साउंड डिजाइन किया गया है भूल भुलैया 2 का। और स्पेशल इफेक्ट में दिया गया है ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सेवा। ठीक है। रणवीर कपूर की मूवी है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग विविध यानी मिसलेनियस की ओर। तो नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 देखा जाए तो 14 से 19 मई को भारत में इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 इंडोनेशिया में बैटम में संपन्न हुआ। 14 से 16 मई को उसका पहला चरण बंदरगाह चरण, फिर 17 से 22 मई को दक्षिण चीन सागर में दूसरा चरण समुद्र चरण संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। शेरपा कामिरीता का रिकॉर्ड 28वीं बार एवरेस्ट आरोहण। तो देखा जाए तो नेपाल की 53 वर्षीय शेरपा कामिरीता ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने में सफलता मई 2023 में प्राप्त की। इस वर्ष मई 2023 में 2 बार 17 मई और 23 मई 2023 को सफल एवरेस्ट आरोहण कर इस मामले में अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने भंग किया। साथ ही साथ मई 2023 तक का रिकॉर्ड अगर देखें उनका तो ये 28 बार ये उपलब्धि वो अपने नाम कर चुकी है। कितनी बार? तो 28 बार। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2023। तो 2 से 8 मई को आसियान देशों के साथ भारत का पहला समुद्री अभ्यास
यानी AIME आसियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 सिंगापुर के तट पर संपन्न हुआ। देखा जाए तो 2 से 4 मई को पहला चरण था, जब बंदरगाह चरण था, ठीक है, हार्बर फेज, और ये सिंगापुर की नौसेना के चांगी नौसैनिक बेस पर संपन्न हुआ था। फिर 7 से 8 मई को दूसरा समुद्री चरण दक्षिण चीन सागर में से संपन्न हुआ और भारत की ओर से INS दिल्ली और INS सतपुरा ने इस संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। तो देखा जाए तो सिंगापुर प्रवास के दौरान भारत के दोनों युद्धपोतों ने सिंगापुर की मेजबानी में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी IMDX यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन तथा रक्षा कॉन्फ्रेंस IMSC इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं निधन की ओर। केशव महिंद्रा 48 वर्षों तक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन रहे। देश के अग्रणी उद्यमी श्री केशव महिंद्रा का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है बालू धानोरकर। महाराष्ट्र के कांग्रेस के एकमात्र सांसद बालू धानोरकर का 48 वर्ष की आयु में दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग पुस्तक की ओर, यानी बुक्स। बुक्स एंड ऑथर में देखें तो पहला है द हाफ मून। द हाफ मून के लेखक हैं मैरी बेथ किम। फिर है द कोवेनेंट ऑफ वाटर। द कोवेनेंट ऑफ वाटर के लेखक हैं अब्राहम वर्गीस। फिर नेक्स्ट है द डे ड्रीम्स। द डे ड्रीम्स के लेखक हैं लॉरा हानकिन। फिर नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स, द मॉर्निंग जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ लॉन्ग। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर। पहला है चीन रिकॉर्ड 13वीं बार सुदीरमन कप का विजेता। तो देखा जाए तो 14 से 23 मई 2023 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के द्वैवार्षिक सुदीरमन कप के 18वें संस्करण के लिए विश्व की चुनिंदा 32 टीमों के बीच मुकाबला चीन में सूजो शहर में संपन्न हुआ और 21 मई को खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर चीन ने रिकॉर्ड 13वीं बार कप जीतने में सफलता प्राप्त की। इस टूर्नामेंट का जो आगामी आयोजन है वो 2025 में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है मलेशिया मास्टर्स में भारत के HS प्रणय का एकल खिताब। तो देखिए 23 से 28 मई 2023 को कुआलालंपुर में संपन्न मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन में भारत के HS प्रणय ने फाइनल में चीन के वेंग यांग हांग को हराकर जीता है और 6 वर्ष के अंतराल के पश्चात प्रणय ने विश्व बैडमिंटन महासंघ का कोई खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुरुषों का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, पहली बार भारत को 3 पदक। तो देखिए 30 अप्रैल से 14 मई को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में उज्बेकिस्तान में ताशकंद में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप संपन्न हुई। भारत के मुक्केबाजों ने 3 कांस्य पदक जीते। दीपक भोरिया ने फ्लाईवेट में और मोहम्मद हुसामुद्दीन ने फेदरवेट में तथा निशांत देव ने लाइट मिडिलवेट में जीता है। ठीक है, और इस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 107 देशों के कुल 538 मुक्केबाजों ने इसमें भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है इस पदक तालिका में 5 पहले राष्ट्र, तो उसमें उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर है कुल 9 पदक के साथ, जिसमें 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य है। ठीक है, कजाकिस्तान दूसरे स्थान पर है कुल 5 पदक के साथ, जिसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत है। रूस के पास 6 पदक है, जिसमें 2 स्वर्ण और 4 कांस्य है। क्यूबा के पास 6 पदक है और उसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य है। फ्रांस के पास 3 पदक है, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य है। और भारत के पास 3 पदक है, जिसमें तीनों जो है वो कांस्य है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक। तो देखा जाए तो 6 मई को भारत के नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग एथलेटिक मीट में रिकॉर्ड 88.67 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर जैवलिन थ्रो का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान।
देखा जाए तो मई 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा जारी वैश्विक रैंकिंग में जैवलिन थ्रोअर में नीरज चोपड़ा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में नीरज चोपड़ा का स्कोर जो है वो है 1455। विश्व रैंकिंग के शीर्ष 5 जेवलिन थ्रोअर में देखें जो कि 22 मई 2023 की स्थिति है, तो पहले स्थान पे आते हैं आपको नीरज चोपड़ा जो कि भारत के हैं। दूसरे स्थान पे है एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा के। तीसरे स्थान पे है जेकब बैडलेज चेक गणराज्य के। चौथे स्थान पर है जूलियन बीबर जर्मनी के। और पांचवें स्थान पे है अरशद नदीम पाकिस्तान के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बंतिका अग्रवाल। बंतिका अग्रवाल को इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब, तो देखिए तो 1 मई 2023 को नोएडा की 20 वर्षीय जो बंतिका अग्रवाल है, उन्हें बुडापेस्ट में एक शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा इंटरनेशनल मास्टर्स नॉर्म प्राप्त करके इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब हासिल कर लिया है। बंतिका अग्रवाल भारत की 11वीं महिला खिलाड़ी है जिन्हें शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर खिताब हासिल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। रियल मैड्रिड का कोपा डेल रे खिताब, तो देखा जाए तो 6 मई 2023 को स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट के कोपा डेल रे के 121वें संस्करण का फाइनल रियल मैड्रिड स्पेन और ओसासुना क्लब के बीच सेविले में खेला गया। विजेता रहे रियल मैड्रिड 2-1 से। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 57वीं विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। तो देखा जाए तो 20 से 28 मई को वर्ष 2023 की 57वीं विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में डरबन में हुआ है। पुरुष एकल में विजेता है फान जेनडोंग चीन के हैं। उप विजेता है वांग चुकीन चीन के ही। महिला एकल में भी विजेता है चीन के सुन इंगशा जो कि चीन के हैं और उप विजेता है चेन मेंग चीन की ही। फिर पुरुष युगल में भी देखा जाए तो दोनों चीन के ही हैं, वांग चुकीन और फांग जिंगडेंग। और उप विजेता जो है वो दक्षिण कोरिया के हैं, जांग वुजिन व लिम जोंग हुन। फिर महिला युगल में देखा जाए तो ये भी विजेता जो है वो दोनों चीन के ही हैं, चेंग मेंग और वांग जीदी। और उप विजेता दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। फिर मिश्रित युगल में देखा जाए तो यहाँ भी विजेता जो है वो चीन के ही हैं, वांग चुकीन और सुन यिंगसा। ठीक है, और जापान के उप विजेता रहे हिना हयाता और तोमोकाजु हरिमोतो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ला लीगा 2023 बार्सिलोना चैंपियन। देखा जाए तो 12 अगस्त से 4 जून को, ठीक है, 12 अगस्त 2022 से लेकर 4 जून 2023 तक स्पेनिश फुटबॉल का प्रीमियर फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा का सत्र 2022-23 खेला गया और बार्सिलोना क्लब की 27वीं बार टूर्नामेंट में जीतने में सफलता प्राप्त किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो गोकुलम लीग को लगातार तीसरी बार महिला फुटबॉल लीग का खिताब, देखिए 26 अप्रैल से 21 मई को वर्ष 2022-23 का हीरो महिला फुटबॉल लीग का छठा संस्करण विभिन्न शहरों में खेला गया। विजेता रहे गोकुलम केरल 5-0 से और यह लगातार तीसरी बार विजेता है। उप विजेता रहा है किंग स्टार्ट एफसी कर्नाटक से। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए हैं इंदुमती कैथीरेसन जो है वो भारतीय है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए हैं। सर्वाधिक गोल करने वाले हैं सवित्रा भंडारी, 29 गोल इन्होंने किया है, नेपाल के हैं। फिर नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है पोर्स टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2023। पोर्स टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये 15 अप्रैल से 1 मई को इंग्लैंड के शेफील्ड में वर्ष 2023 की विश्व स्नूकर चैंपियनशिप संपन्न हुई। विजेता है लूका ब्रेसेल्स, बेल्जियम के हैं। विजेता को प्राप्त राशि जो है वो है 5 लाख पाउंड। दूसरा स्थान रहा मार्क एंथोनी सेल्बी का जो कि इंग्लैंड के हैं। चलिए अगला देखें। मई 2023 में 2 फॉर्मूला 1 रेस, ठीक है, एक है मियामी और दूसरा है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स आयोजन हुआ। और देखा जाए तो 8 मई को मियामी में आयोजित जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स रेस है उसमें विजेता रहा है एम वर्स्टापन जो कि रेड बुल टीम के हैं, वो रहे विजेता। उप विजेता रहे एस पेरेज रेड बुल टीम के। चलिए अगला देखें। 28 मई को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में विजेता रहा एम वर्स्टापन रेड बुल टीम का और उप विजेता रहा एफ एलोन्स। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023। तो देखा जाए तो 8 मई को मियामी में आयोजित जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स रेस है उसमें विजेता रहे एम वर्स्टापन रेड बुल टीम का और उप विजेता रहा एफ एलोन्स। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023।
तो देखा जाए तो 15 अप्रैल से 1 मई 2023 को इंग्लैंड के शेफील्ड में ही वर्ष 2023 का विश्व स्नूकर चैंपियनशिप संपन्न हुआ। विजेता रहे लूका ब्रेसेल्स, बेल्जियम के हैं लूका ब्रेसेल्स विजेता रहे, और विजेता को प्राप्त राशि है 5 लाख पाउंड। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ मार्क एंथनी सेल्वी को, जो कि इंग्लैंड के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इटालियन टेनिस ओपन रोम मास्टर्स 2023। तो देखा जाए तो ये 9 से 21 मई को रोम में इटालियन ओपन टेनिस संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता है डेनियल मेदवेदेव रूस के, और उप विजेता है होल्गर रून डेनमार्क के। महिला एकल में विजेता है एलिना रिबाकिना जो कि कजाकिस्तान के हैं, और यूक्रेन के हैं उप विजेता आनहेलिना कालिनिना। फिर एटीपी लेवल 1000 का पुरुष का युगल खिताब अगर देखें तो यह ह्यूगो नीस मोनाको का और जेलेंस्की पोलैंड का जो विजेता रहे। और WTA लेवल 1000 की महिला युगल का देखा जाए तो विजेता है स्टॉर्म हंटर ऑस्ट्रेलिया की, और जिसे मार्टिनस जो कि है बेल्जियम के। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं मैड्रिड ओपन टेनिस 2023 में। तो देखा जाए तो 25 अप्रैल से 7 मई 2023 को मैड्रिड स्पेन में मैड्रिड ओपन टेनिस 2023 संपन्न हुआ है। 25 अप्रैल से लेकर 7 मई को, ठीक है। विजेता देखिए पुरुष कैटेगरी में तो कार्लोस अल्काराज है स्पेन के, एकल विजेता पुरुष एकल में देखा जाए, ठीक है। और इसी में उप विजेता जो है जो हारे हैं फाइनल में वो है जॉन लेनार्ड स्ट्रूफ जर्मनी के। महिला एकल में विजेता है आपको आरियाना साबालेंका बेलारूस के, उप विजेता है ईगा स्वियाटेक पोलैंड के। पुरुष एकल में विजेता देखें तो दोनों रूस के ही हैं, कैरन रुचानोव और आंद्रे रुब्लेव। उप विजेता है रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के। महिला युगल में देखा जाए तो विजेता है विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस के और ब्रिटिश हंडार्ट माइया ब्राजील के। उप विजेता है कोको गॉफ और जेसिका पेगुला दोनों अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण पीडी यहीं तक था। पीडी आपको ये जुलाई का था, ठीक है, जुलाई 2023 का संस्करण। ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पता चलता है कि वीडियो हमारी कैसी लगी, तो हमें आगे बनाने का मोटिवेशन मिलता है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो onlinestudycenter.in पे जाइए, वहां आप पीडीएफ सेक्शन में जाकर पीडीएफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।